हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग अपना अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। सो बच्चों, आज हम कुछ टॉपिक्स को टारगेट करेंगे, जैसे कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आइटम्स को आज हम करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ पेन कहाँ गया, उसी के साथ साथ परचेज और परचेज रिटर्न को, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न को, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को। तो इन सबको आज हम स्टडी करने वाले हैं। बच्चों, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे आप इजीली समझ पाओगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मान लो कि आप एक बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? बिजनेस, ठीक है। आप बिजनेस कर रहे हो। अब आपके बिजनेस में कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि आपको करने पड़ते हैं, ठीक है ना। लेट से मान लो कि आपका जो एम्प्लॉयज है, ठीक है, आपके बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको आपको क्या देनी पड़ेगी? सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप मुझे बताओ, क्या ये वाली ये जो सैलरी है, ठीक है, क्या ये आपको एक ही बार देनी पड़ती है एम्प्लॉयज को, या ये सैलरी आपको एम्प्लॉयज को बार बार देनी पड़ती है? कॉमन सी चीज है, बार बार देने का मतलब क्या हो गया कि एम्प्लॉयज को ये जो सैलरी होती है वो आपको एवरी मंथ देनी पड़ती है, ठीक है जी। अच्छा, ये आपके बिजनेस में मशीनरी है, ठीक है। अब जो मशीनरी है ये आपको अपने बिजनेस में परचेज करनी पड़ती है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि कई लोग बिजनेस में जो मशीनरी को परचेज करते हैं ना, वो कई बार उधार पर भी कर लेते हैं, ठीक है। किस पर कर लेते हैं? उधार पर परचेज कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या सैलरी तो आपको एवरी मंथ देनी पड़ रही है, ठीक है, सैलरी आपको एवरी मंथ देनी पड़ रही है, लेकिन क्या जो मशीनरी है इस पर जो आपको खर्चा करना पड़ रहा है वो एवरी मंथ करना पड़ेगा? नहीं, ये एक ऐसा खर्चा है जो आप कभी कभी करोगे। आपने जैसे मान लो अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, तो आपने अब ये खर्चा कर दिया, तो फिर उसके आप 2 साल बाद इस खर्चे को करोगे, 3 साल बाद आप इस खर्चे को करोगे, ठीक है ना। तो ये एवरी मंथ का तो नहीं है। अब मान लो कि ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ठीक है, ये स्टेशनरी का आइटम है। ये भी कौन से खर्चे हैं? अगर आपको भैया अपने बिजनेस में बहुत सारी चीजों को नोट करना है, ठीक है, बहुत सारे बिल्स बनाने हैं, तो किताबें आपको चाहिए होती हैं, तो ये भी खर्चा है जो कि आपको बार बार करना पड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल और चार्जेस हैं, ठीक है, ये भी आपको कब करने पड़ते हैं भैया? ये भी आपको एवरी मंथ करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि इस खर्चे को आप एक बार करोगे और आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब ऑडिट है, ये जब आप सीए कर लोगे ना, ठीक है, मैं तो चाहता हूं कि आप सब सीए करो, ठीक है, तो बनोगे नहीं बनोगे वो बात एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने इसकी पढ़ाई कर लिया तो इसकी पढ़ाई भी बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण पढ़ाई होती है इसकी, ठीक है ना। तो मान लो कि अगर आप सीए कर लियो तो सीए ऑडिट करते हैं। सीए क्या करते हैं? सीए का काम होता है ऑडिट करना, एवरी ईयर सीए ऑडिट करने जाते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी एक तरीके का खर्चा है, ठीक है, जो कि आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सीए जब जब आएगा, ठीक है, ऑडिट करेगा, तो भाई फीस तो वो लेगा ही, ठीक है। गुडविल, मैंने आपको बताया था गुडविल एक कैसा असेट है? गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है जो कि आपके बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। मतलब ये भी आपके बिजनेस में काफी मायने रखता है, आपके बिजनेस में काम करता है, लेकिन इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप इसे देख नहीं सकते, आप इसे छू नहीं सकते, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जितनी भी चीजें आपने अभी देखी, ये सभी चीजें क्या हैं? ये सभी चीजें खर्चा हैं आपके बिजनेस के लिए, ठीक है। ये सभी आपको बिजनेस में, जब आप बिजनेस करते हो तो ये सभी चीजों पर आपको बिजनेस में पैसा खर्च करना पड़ता है। तो यहां पर जो हम एक चीज पढ़ने वाले हैं ना, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई अमाउंट खर्च करते हो, ठीक है ना, तो बस उसे ही आप क्या कह देते हो? एक्सपेंडिचर कह देते हो। लेट्स से यहां पर देखिए, आपकी बुक की जो डेफिनेशन है वो क्या है? एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट, ठीक है ना। यानी कि आप इन सब पर क्या कर रहे हो? अमाउंट स्पेंट, सैलरी पर अमाउंट स्पेंट, बिल पर अमाउंट स्पेंट, इस पर अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, इस पर भी आप अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, इस पर भी आप अमाउंट स्पेंड कर रहे हो। तो बिजनेस में आप क्या करते हो? बहुत सारी चीजों पर अमाउंट स्पेंड करते हो, यानी बहुत सारी चीजों पर आप क्या करते हो? खर्चा करते हो। और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग असेट्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने ये जो मशीन थी, आपने ये जो मशीनरी थी, ठीक है, इसको किस पर खरीदा? आपने इसको उधार पर खरीदा, तो आपके सर पर क्या क्रिएट हो गई? आपके सर पर भैया लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है ना। आपके सर पर क्या क्रिएट हो गई? लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो
आपको इस लाइबिलिटी को आगे पे तो करना ही पड़ेगा, यानी कि इस पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। यानी कि जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है आपके सर पे, किस लिए, आपने एक असेट को, मशीनरी असेट है, इसको एक्वायर करा है, वही डेफिनेशन है। और लाइबिलिटी इनकर्ड, ठीक है, आपके सर पे लाइबिलिटी इनकर हुई है, क्यों, क्योंकि आपने असेट्स को एक्वायर करा है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज। अब जैसे मान लो कि भैया आपने किसी इंप्लॉय को अभी सैलरी नहीं दी इस मंथ की, तो आपके सर पे क्या है, आपके सर पे एक लाइबिलिटी इनकर्ड हो गई है, तो ये भी आपको क्या करनी पड़ेगी, आगे जाके चुकाना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों में आप क्या कर रहे हो, अमाउंट को स्पेंड कर रहे हो ना, इन सभी चीजों में आपका पैसा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो इसीलिए उन चीजों को आप क्या बोलते हो अपने बिजनेस में, एक्सपेंडिचर। अब ये एक्सपेंडिचर जो है वो आपके दो टाइप के हैं, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी कि अगर आप अपने बिजनेस में मशीन्स को खरीदने में कोई पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है, देखो खर्चा है, यहां पर एक्सपेंडिचर में क्या है, एक्सपेंडिचर को कैटेगराइज कर दिया गया। एक वो खर्चा आपके बिजनेस में जिसको आप असेट्स को एक्वायर करने में कर रहे हो, असेट्स को खरीदने में जो आप खर्चा कर रहे हो उसको आप बोलना कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या आप अपने किसी असेट को पहले से क्या कर रहे हो भैया, उसको थोड़ा बहुत ही इंप्रूव कर रहे हो, या फिर ये कर लो उसको मॉडिफाई करा रहे हो, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेट्स से मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लो कि आपके यहां पर कंप्यूटर है, ठीक है, आपके बिजनेस फर्म में कंप्यूटर रखा हुआ है। अब भैया कंप्यूटर में एक छोटा मोटा सा डिफेक्ट आ गया, ठीक है, कंप्यूटर की कोई मान लो की टूट गई, ठीक है, कंप्यूटर की छोटी सी कोई की डैमेज हो गई, ठीक है, उस पर आपने पैसा खर्चा करा, तो वो पैसा क्या, वो तो एक नॉर्मल खर्चा है, ठीक है। लेकिन मान लो कि कंप्यूटर का भैया इंटरनल स्टोरेज ही खराब हो गया, कंप्यूटर का लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं, कंप्यूटर का मदरबोर्ड ही खराब हो गया, ठीक है, तो भैया अब आप क्या करोगे, आप मदरबोर्ड को सही करवाओगे। अब जो मदरबोर्ड सही कर रहा है उसने बोला सर आप ना इसमें काम करो, मतलब मेरे को इतना, एग्जांपल ही ले लो, ठीक है, सर आप एक काम करो इसमें ना 2-3 सॉफ्टवेयर और डलवा लो, ठीक है, जिससे आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा इंप्रूव करेगा, बहुत ही अच्छा मतलब रन करेगा, बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप कंप्यूटर नया नहीं लेके आ रहे, आपके पास जो पहले से ही असेट है उसको आप इंप्रूव करा रहे हो। जब आप असेट को इंप्रूव करा रहे हो और वो एक बहुत बड़ा खर्चा है उसकी इंप्रूवमेंट में, तो वो भी कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड, अगर आप कभी एसेट्स को एक्वायर कर रहे हो या फिर इंप्रूव करा रहे हो आप एग्जिस्टिंग असेट को, जैसे कंप्यूटर पहले से एग्जिस्ट करता था आपके बिजनेस फर्म में, बस आप तो उसको इंप्रूव करा रहे हो, उसमें नया सामान लगवा रहे हो, जिसकी वजह से आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, ठीक है, इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है, आपके बिजनेस की क्या हो रही है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है। आप मशीन लेकर के आ रहे हो, ठीक है, तो मशीन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्यों, क्योंकि उससे आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। आपने कंप्यूटर को भैया पूरी तरीके से कई सारे उसमें मतलब क्या करा, पहले से कंप्यूटर था उसमें खर्चा करा, तो उसकी वजह से क्या हो गया भैया, अब कंप्यूटर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कंप्यूटर का जो पहले था अब वो कंप्यूटर इंप्रूव हो चुका है। तो जब आप अपने बिजनेस में पहले से किसी असेट को इंप्रूव करने के लिए, पहले से कोई असेट है उसकी इंप्रूवमेंट पे भी कोई खर्चा कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और क्यों कर रहे हो भैया, वो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। वो अगर बहुत अच्छे एफिशिएंट तरीके से चीजें काम करेंगी, या आप नई नई मशीन लेकर के आओगे, तो पहले अगर आप बिजनेस में 10 लाख कमा रहे थे तो अब आप बिजनेस में 50 लाख कमाओगे, तो आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी तो बढ़ रही है ना। तो अर्निंग कैपेसिटी भी आपकी इंक्रीज करने के लिए जो आप खर्चा कर रहे हो वो भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दैट इज will give benefit of enduring nature to the business. It may be incurred to acquire tangible asset और intangible asset। अब देखो हमने गुडविल, ठीक है ना, किसी की भैया बहुत अच्छी शॉप है, बहुत उसका नाम है, ठीक है ना, उस शॉप को खरीदा हमने, तो मान लो कि अगर हम शॉप को खरीद रहे हैं तो शॉप के साथ साथ हम उसकी गुडविल भी तो खरीद रहे हैं। अब जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, अब उसने बोला कि भाई साहब आप मेरी दुकान खरीद रहे हो, मेरी दुकान वैसे तो 20 लाख रुपए की है, ठीक है, लेकिन देखो मेरी दुकान ना चलती बहुत है, तो मैं इसे 20 में नहीं बेचूंगा, मैं इसे बेचूंगा 30 लाख मतलब 40 लाख रुपए में। तो 20 लाख रुपए आप काय के दे रहे हो, उसकी गुडविल के दे रहे हो। तो इनटेंजिबल एसेट को भी कई बार हम परचेज करने में क्या करते हैं, खर्चा कर देते हैं, तो वो भी आपके लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो खर्चा आपके बिजनेस में अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। और ये हमेशा असेट साइड में आता है बैलेंस शीट के। बैलेंस शीट अभी बिल्कुल लोड नहीं लेना, ये क्या होती है, ठीक है, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे, इसको बनाएंगे भी। बस इतना याद रखना कि असेट साइड में आता है बैलेंस शीट के। एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के, अगर आप मशीनरी को परचेज कर रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपने फर्नीचर खरीदा वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर आपने अपनी बिजनेस फर्म में भैया कंप्यूटर्स को खरीदा है तो वो भी क्या है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यानी कि एक्सपेंडिचर क्या है, वो खर्चे जो आप अपने बिजनेस में करते हो, बस उन खर्चों को कैटेगराइज कर दिया अकाउंट्स में कि कुछ खर्चे कैपिटल नेचर के हैं, कुछ खर्चे रेवेन्यू नेचर के हैं। ठीक है, रेवेन्यू नेचर के यानी कि उन खर्चों को आपको बार बार करना पड़ रहा है। ये देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द वन अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा देखो रिकरिंग तो है ही, ठीक है, बार बार भी आपको इन्हें खर्चों को करना पड़ता है, सैलरी आपको हर महीने एम्प्लॉइज को देनी पड़ती है, और इसका जो बेनिफिट है वो आपको इसी एक ही अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाता है। मतलब उसका जो आपको फायदा मिलना है वो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। आपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए जो आपने पैसा पे करा है, ठीक है, उसका जो फायदा आपको मिलेगा वो इसी अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा। सैलरी जो आपने एम्प्लॉय को पे करी है, वो जो सैलरी है, सैलरी से अब आपको बेनिफिट मिलेगा, एम्प्लॉय आपको सर्विस देगा, तो सैलरी से मिलने वाला बेनिफिट इसी अकाउंटिंग पीरियड का है। ठीक है ना, अगले अकाउंटिंग पीरियड में अगर आपको ये बेनिफिट चाहिए तो आपको ये खर्चा दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपने एक बार खर्चा कर दिया, मशीन पे पैसा लगा दिया, उसका फायदा आपको आने वाले कई अकाउंटिंग पीरियड तक मिलेगा। दो मतलब मान लो कि इस अकाउंटिंग पीरियड भी फायदा है, अगले साल भी, अगले साल भी, अगले साल भी, लेकिन आपको दोबारा खर्चा नहीं करना पड़ रहा हर साल फायदा लेने के लिए। लेकिन भैया जो एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हो उसका बेनिफिट आपको इसी अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा। अगर अगले साल भी आपको बेनिफिट चाहिए तो आपको फिर से वो खर्चा करना पड़ेगा। यानी ये रिकरिंग होते हैं नेचर में। ये कैसे होते हैं, रिकरिंग होते हैं, ठीक है, रिकरिंग इन नेचर। इनको आपको बार बार करना पड़ता है अगर आपको इनका बेनिफिट चाहिए। हर अकाउंटिंग पीरियड में जब जब आपको इसका बेनिफिट चाहिए होगा आपको इसको करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए खर्चे कौन से हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा एक बार हुआ, कई अकाउंटिंग पीरियड तक उसका फायदा मिलेगा, इस साल भी, अगले साल भी, उससे अगले साल भी, लेट्स से 3 to 5 इयर्स मिल रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने खर्चा करा, ये खर्चे का जो फायदा है इसी अकाउंटिंग पीरियड में आपको मिलेगा। अगर अगले साल आपको चाहिए तो ये खर्चा आपको दोबारा करना पड़ेगा। अकाउंटिंग पीरियड तो आपको पता ही है ना, मैंने आपको बता रखा है अकाउंटिंग पीरियड जनरली आपका एक होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है आपका कैलेंडर ईयर। मैंने आपको बताया था, दोनों बताए थे। जो होता है आपका 1/4/21 से एग्जांपल ले लेते हैं, 21 ये ईयर एग्जांपल ले रहा हूं, आप तो अपनी तरफ से कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है, 31 मार्च 22 तक। और कैलेंडर ईयर होता है 1/1, ठीक है, 21 से 31 दिसंबर, ठीक है, 22 तक। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो फायदा है वो इसी अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाएगा। इससे लेकर 1 से लेकर 31 तक के बीच में ही आपको इसका फायदा मिल जाएगा। अगर आपको दोबारा भैया बेनिफिट चाहिए जो भी सैलरी का या किसी का, ठीक है, तो इस खर्चे को आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट साइड पे आते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग, हाँ, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हम एक अकाउंट बनाते हैं, ये भी, इसमें भी आपको ज्यादा वो नहीं लेना कि भैया ये ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, ये भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। बस इतना याद रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका एक अकाउंट होता है, ठीक है, ऐसे T पॉइंट से, उसकी डेबिट साइड और एक उसकी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पर ही आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, क्रेडिट साइड पर आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स आ जाती है। ठीक है, ये भी हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका भी अभी कोई इतना ज्यादा यूज नहीं है। एग्जांपल्स क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सभी क्या है, ये सभी आपके लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स हैं। अब यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मान लो कि भैया मेरे पास ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर को बनाने में मेरे को जितनी भी कॉस्ट आई है, यानी कि मान लो कि मैं पॉइंटर को सेल कर रहा हूं, ठीक है, पॉइंटर को सेल कर रहा हूं, पॉइंटर को सेल करने से पहले मार्केट में मैंने पॉइंटर को बनाने पर जितना भी खर्चा किया है,
मैंने पॉइंटर को बनाने में जितना भी खर्चा किया है, ठीक है, वही मेरे लिए क्या कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यानी कि जो गुड आप बेच रहे हो, जो गुड आप मार्केट में सोल्ड कर रहे हो, उसको सोल्ड करने से पहले जितना भी खर्चा किया है, ठीक है, जितनी भी उसकी कॉस्ट आपने उस पर लगाई है, वही क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो गुड मार्केट में सोल्ड हो रहा है, उसको सोल्ड करने से पहले, उसको बेचने से पहले उस पर आपने जो भी खर्चा करा है, वो आपकी क्या कहलाएगी, कॉस्ट कहलाएगी। जैसे मान लो कि भैया मैंने इस पॉइंटर को बेचा मार्केट में 20 रुपए का, और मेरा जो खर्चा आया इसको बनाने में, सब कुछ करने में, वो आया 16 रुपए का, तो मेरी 16 रुपए क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। जो मैं गुड मार्केट में बेच रहा हूं उसकी जो कॉस्ट है, वो क्या है, 16 रुपीज है। आ गया, ठीक है। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, बस यही एग्जांपल होता है। अब यानी कि आपने एक चीज पढ़ लिया कि भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनकी जो लाइफ होती है, ठीक है, वो क्या होती है, 1 अकाउंटिंग पीरियड की होती है, यानी 1 ईयर होती है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि वो क्या हो जाए, वो मोर देन 1 ईयर हो जाए, वो मोर देन 1 ईयर हो जाए, यानी कि अगर कभी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की लाइफ मोर देन 1 ईयर हो गई, वैसे तो इसका खर्चा एक ही अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, लेकिन अगर आपने इस खर्चे को करा और इसका फायदा आपको एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड तक मिल रहा है, तो अब आप इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या नाम दोगे, बस, तो अब आप इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को नाम दे दोगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भैया आपने कहा कि उसका फायदा खाली 1 ईयर, ठीक है, इसी एक ही अकाउंटिंग पीरियड में उसका फायदा मिलता है, ठीक है, अगले साल उसका फायदा हमें नहीं मिलता। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने कोई खर्चा कर दिया और उसका फायदा हमें मोर देन 1 ईयर, कई सारे अकाउंटिंग पीरियड तक उसका फायदा मिल रहा है, लेट्स से 3 इयर्स तक हमें उसका फायदा मिल रहा है, तो फिर आप उसे क्या कहोगे, कोई नहीं भाई, उसको बस तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम दे देना, ठीक है, ये रहा, ठीक है, क्या नाम दे देना आप उसको, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, ये वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है नेचर में, लेकिन इसका जो रिटर्न ऑफ होता है वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इसका बेनिफिट हमें एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर तक मिलेगा। लेट्स से एग्जांपल यहां पे दे रखा है, मान लो कि मैंने शाहरुख खान जी से अपने एडवर्टाइज कराया, ठीक है, या मान लो कि आपने देखा होगा शाहरुख खान जी नैरोलैक का ऐड करते हुए कई बार आए हैं, ठीक है, अब नैरोलैक कंपनी ने शाहरुख खान जी से ऐड करवाया, ठीक है, पेंट का ऐड करवाया। अब जब वो पेंट का ऐड करवा रही है, ठीक है, तो इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि इन्होंने उनसे 5 करोड़ रुपए ले लिए। कितने ले लिए, 5 करोड़ रुपए ले लिए। अब उनकी कंपनी ने इस पैसे को 5 करोड़ रुपए को भर तो दिया, ठीक है, अब ये उनके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही आइटम है। किसका आइटम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आइटम है, क्योंकि ये खर्चा, देखो शाहरुख खान जी ऐड कर रहे हैं ना, तो क्या होता है, ऐड में ना कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कंपनी ये बड़ा अमाउंट इसलिए स्पेंड कर देती है ताकि ये व्यक्ति आने वाले 3-4 साल तक किसी कंपनी का ऐड नहीं करेगा, ये हमारी ब्रांड को प्रमोट करेगा, ठीक है। अब भैया इस व्यक्ति की गुडविल मार्केट में अच्छी है, तो भैया लोग इसको देखेंगे, जो भी इसके फैंस होंगे वो भी इस सामान को परचेज करेंगे, तो ऐसा कंपनी सोचती है, इसीलिए कंपनी क्या करती है, इतना बड़ा अमाउंट एक ही बारी में स्पेंड कर देती है। और नहीं, वैसे तो इसे हम क्या कह रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आइटम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा होता है वो आपको हर साल करना पड़ता है, समझ में आ रहा है, तो इसीलिए जो क्या नाम एडवर्टाइजमेंट है वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर आपने एडवर्टाइजमेंट पे बहुत बड़ा खर्चा कर दिया एक ही बारी में, ठीक है, और इसका फायदा आपको एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड तक मिलेगा, तो वो लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है ना, इसका फायदा एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड तक आपको मिलेगा, तो इसीलिए इसको किस में रख दिया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब जैसे मान लो कि हमने शाहरुख खान जी को 5 करोड़ रुपए दे दिए, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको अपने अकाउंट में एक ही साल में दिखा दूंगा 5 करोड़ रुपए को, नहीं, क्योंकि भाई बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस अमाउंट को ना रिटर्न ऑफ करूंगा अपने अकाउंट से विद इन कितने ईयर्स में, 5 ईयर्स में, मतलब 5 सालों तक मैं इस अमाउंट को अपने अकाउंट में अलग अलग रूप से दिखाऊंगा। जैसे हर साल मैं 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ और 1 करोड़ दिखाऊंगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि मैं इसको 5 करोड़ रुपए को अलग से निकालकर पहले यहां पे रख दूंगा, फर्स्ट ईयर में मैं 1 करोड़ रुपए दिखाऊंगा अपने अकाउंट में, ठीक है ना, फिर मैं क्या करूंगा, अब यहां पर कितने बचे हैं, 4 करोड़ रुपए, ठीक है, अब 5 करोड़ में से 1 गए तो 4 बचे, फिर अगले ईयर में मैं 1 करोड़ रुपए दिखाऊंगा, इसमें से 4 में से 1 करोड़ वहां डाल दूंगा, अब कितने बचे, 3 करोड़ रुपए बचे।
अब 3 में से फिर 1 करोड़ रुपए वहां डाल दूंगा, ठीक है। जब 3 में से 1 डाल दिया तो कितने बचे, 2 करोड़ रुपए बचे, ठीक है। अब 2 करोड़ रुपए में से फिर से 1 साल में 1 करोड़ रुपए यहां डाल दूंगा, जब वहां डाल दिया तो कितना बचा, 1 करोड़ रुपए बचा, और फिर वहां पे डाल दिया तो अब कितना बचा, अब बचा भैया 0, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या करा, मेरा ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंस था, ठीक है, लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दैट विल गिव बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। अब ये जो 5 करोड़ रुपए का जो मैंने इतना बड़ा एक्सपेंस करा, क्या ये एक ही अकाउंटिंग पीरियड में मुझे फायदा दे रहा था, नहीं। ये मान लो कि 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023, क्या ये एक ही अकाउंटिंग पीरियड में मुझे फायदा दे रहा था, नहीं। ये भैया मुझे कई अकाउंटिंग पीरियड तक फायदा देगा, तो इसीलिए मैंने इसको क्या करा, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रख दिया। और दूसरी चीज भैया, मैंने पूरा अमाउंट एक ही बार में नहीं दिखाया, मैंने इसमें से हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट कर करके अपने अकाउंट में दिखाया है, ठीक है। इसको हम अलग जगह रख देते हैं असेट साइड में, इसके लिए हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना, आगे आने वाली क्लासेस में। मैं अभी ज्यादा नहीं बता रहा, नहीं तो फिर तुम थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तो क्या है कि बस तुम टर्म्स को समझो, इसीलिए ये चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कि कुछ बेसिक टर्म्स है, बस आप उनको याद रखो। एक्सपेंडिचर यानी कि जो भी आप खर्चा करते हो वो आपके लिए एक्सपेंडिचर है, कुछ कैपिटल नेचर का है, कुछ रेवेन्यू। लेकिन कभी अगर रेवेन्यू नेचर का खर्चा फायदा दे एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड तक, तो बस उसको आप क्या नाम दे दोगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे हमने एग्जांपल लिया कौन सा, पेंट का, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग, ठीक है ना, जब हम एडवर्टाइजमेंट में बहुत बड़ा अमाउंट को स्पेंड कर रहे हैं तो इसका फायदा आने वाले कई अकाउंटिंग पीरियड तक मिलेगा। है तो ये रेवेन्यू नेचर का ही, ठीक है ना, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हम इसको हर साल करते हैं, समझ में आ रहा है, हर साल करते हैं खर्चा, हर साल इसका खर्चा करते हैं और इसका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाता है हमें। अब जैसे हम तो छोटे मोटे बिजनेसमैन लोग होते हैं, अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है तो अपने एडवर्टाइजिंग पे हर साल वो खर्चा करता है, कुछ ना कुछ करता रहता है और उसका बेनिफिट उसे उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाता है। अगले साल भी बेनिफिट चाहिए तो वो अगले साल फिर उसे खर्चा करेगा। लेकिन ऐसा हो जाए कि उसने एक ही बारी में बहुत बड़ा अमाउंट स्पेंड कर दिया और उसका फायदा उसे एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड तक मिल जाए, तो एडवर्टाइजिंग है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आइटम, ठीक है, लेकिन उसने बड़ा अमाउंट स्पेंड कर दिया और उसका फायदा एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड तक मिल रहा है, तो बस इसलिए हमने उसको किस में रख दिया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने रख दिया, ठीक है। तो उसको हम क्या कह देते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तभी यहां पे लिखा है लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, अगर कोई बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपने करा है तो। अब देखिए यहां पर एक और एग्जांपल है, देखो बच्चों, पैसा ना आपको कई तरीके से रिसीव होता है। पैसा रिसीव करने के लिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, मतलब पैसा आपको लोन अगर आप ले रहे हो तो भी आपको पैसा रिसीव होगा, ठीक है। अगर आप रेंट कहीं से आ रहा है तो भी आपको पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है। लेकिन लोन में एक दिक्कत है यार, लोन में ना तुम्हें पैसे को रीपे करना पड़ेगा और रीपे जो तुम करोगे ना, रीपे तुम करोगे विद इंटरेस्ट। कैसे करोगे, विद इंटरेस्ट। रेंट का तो पैसा रीपे नहीं होता। डिवेंचर्स पे भी आपको पैसा रिसीव हो रहा है, लेकिन ये भी पैसा आपको भविष्य में क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका मान लो कि आपने अपने ऑफिस के गुड्स, अपना कोई सामान बेचा है, ठीक है, तो भी भैया आपके ऑफिस पर जो भी कबाड़ है, ठीक है, उस पर भी आपको पैसा क्या होगा, उस पर भी आपको पैसा रिसीव होगा, ठीक है। तो इन सब पे आपको पैसा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ठीक है। कहीं पर आपने गुड्स बेचे, सोल्ड करा गुड्स, तो भी आपको पैसा क्या हो रहा है, तो भी आपको पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है। शेयर सर्टिफिकेट, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ठीक है, सॉरी आपने अपनी कंपनी के शेयर दिए हैं लोगों को, तो शेयर्स पे भी आपको क्या हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है। लेकिन जब कंपनी वाइंड अप होती है तो ये पैसा भी क्या करना पड़ता है मेरे भाई, रीपे करना पड़ता है। और यहाँ पर आप डिविडेंड भी देते हो, ठीक है, प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है उसे डिविडेंड कहते हैं, वो हम देते हैं, वो भी हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। अब एक चीज मुझे बताओ, इन सभी चीजों के अंदर आपको पैसा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, लेकिन कुछ में जो आपको पैसा रिसीव हो रहा है वो आपको रीपे भी करना पड़ेगा। ऐसा ही होता है जनरली बिजनेस में कि कई जगह हमें पैसा रिसीव होता है, ठीक है, और कई जगह जो पैसा रिसीव होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, रीपे भी करना पड़ता है। तो रिसिप्ट इसी का एग्जाम्पल था, ठीक है, ये रिसिप्ट का ही एग्जाम्पल था। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव फॉर सेलिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। देखो यहां पर अमाउंट रिसीव हो रहा है,
भैया सेल कर रहे हैं गुड्स को, ठीक है, तो अमाउंट रिसीव हो रहा है। यहां पर आपने भैया ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड सामान बेच दिया, ठीक है ना, आपका जो भी ऑफिस का ओल्ड सामान है उसको बेच दिया, ठीक है। वैसे जैसे इसमें ना फाइल्स का एग्जांपल है, ठीक है, ये सारा भैया जब आप बेच रहे हो ऑफिस का तो भी आपको पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो सर्विस देने पर भी आपको क्या होगा, पैसा रिसीव होगा। तो रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको बिजनेस में पैसा रिसीव हो रहा है वो आपके लिए क्या है, रिसिप्ट्स हैं। वही लिखा है रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, फॉर सेलिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। रिसिप्ट्स को भी क्लासिफाई करा गया है रेवेन्यू और कैपिटल में। कैपिटल का मतलब ये हो गया जब भी आप कैपिटल नेचर के आइटम बेच रहे हो, ठीक है, और आपको पैसा रिसीव हो रहा है तो वो कैपिटल रिसिप्ट है, वही लिखा है। अच्छा, पहले रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स तो वही हो गई भैया, अमाउंट रिसीव इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, इसको P&L अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है, दे आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये यहां पे नीचे लिख दिया था। इसको कहां दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है जी। तो बच्चों याद रखना रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी हो गई भैया, वो पैसा जो आपको रिसीव हो रहा है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को देने के बाद, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज को देने के बाद जो भी पैसा आपको रिसीव हो रहा है वो पैसा आपके लिए क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, जैसे आपने गुड्स को बेचा, सर्विसेज कहीं पर दी है, और इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज, ठीक है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है कहीं पर और उस पर आपको पैसा आ रहा है, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, उस पर भी जो आपको पैसा आ रहा है वो आपके लिए कौन सा है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। एग्जाम्पल्स क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट के, अमाउंट रिसीव्ड, रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी है उस पर भी आपको पैसा अगर आ रहा है, ठीक है, तो इंटरेस्ट के रूप में, तो वो भी आपके लिए क्या है भैया, रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, ये वो अमाउंट होता है जिस रिसीव अगेंस्ट ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, दे आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द एंटिटी। और भैया ये याद रखना, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, मैंने भी आपको पीछे दिखाया था ना, ये यहां पे रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है ना, और ये किसका पार्ट होता है, ये आपका बैलेंस शीट का पार्ट होता है, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट। जब भी आप मशीनरी को बेच रहे हो, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट यानी जो बिजनेस का काम है, बिजनेस जिस काम को करने से पैसा ला पा रहा है, जैसे गुड्स बेचना बिजनेस का काम है, सर्विस देना बिजनेस का काम है, उस पे जो उसको पैसा आ रहा है वो उसके लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन अगर बिजनेस ने अपनी मशीनरी ही बेच दी, उस पे जो उसको पैसा आया वो क्या है, उसका कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। बिल्डिंग बेच दी, ठीक है, फर्नीचर बेच दिया, इन्वेस्टमेंट बेच दी, लोन टेकन, अगर भैया लोन पे पैसा आ रहा है तो वो कौन सा पैसा है, वो पैसा उसके लिए कैपिटल रिसिप्ट का पैसा है, क्योंकि ये पैसा उसको रीपे भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब भैया बहुत ही अच्छे से समझा दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मशीन्स को खरीदने में आपने खर्चा करा, ठीक है, ये देखो मीनिंग क्या है, ठीक है, जब भी आप एक्विजिशन और इरेक्शन ऑफ एन फिक्स्ड एसेट, ठीक है ना, फिक्स्ड एसेट्स को मैंने भी बताया था, मशीन आपने खरीदी है तो जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भैया डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस देना, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, ये सब खर्चे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पर्पस क्या है भैया, ये आप करते हो फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी, लेकिन ये तो भैया क्या होता है, एफिशिएंसी बनाने के लिए, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए, ताकि देखो अगर आप भैया सैलरी नहीं दोगे, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस नहीं दोगे, मशीन में भी आपने देखा भी लैपटॉप में हमने एक की जुड़वाई, एक छोटे मोटे, तो ये जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर के होते हैं भैया। और ये भैया कब होते हैं, जब आपको मेंटेनेंस करनी होती है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी बनी रहे तो छुटमुट खर्चे तो आपको करने ही पड़ेंगे, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। जैसे भैया अगर आपको चाहते हो आपके असेट एफिशिएंट ऑर्डर में, अच्छे ऑर्डर में काम करते रहे, ठीक है, तो भी आपको छोटे मोटे खर्चे तो करने ही पड़ते हैं, ठीक है, तो वो सब छोटे मोटे खर्चे जो बिजनेस की मेंटेनेंस में आ जाते हैं, ठीक है, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हैं, ठीक है, इसीलिए उनका पर्पस होता है, इसीलिए आप उन्हें करते हो, ठीक है। सैलरी हो गई, ये सब भी एग्जांपल हमने देखे। बेनिफिट, इसका जो बेनिफिट है वो मोर देन 1 ईयर होता है, ठीक है, लेकिन इनका जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर होता है, 1 साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। और अगर 1 साल से ज्यादा मिल रहा है तो फिर वो डेफर्ड रेवेन्यू का एग्जांपल हो गया, मैंने आपको बता दिया। ये कहां शो होता है भैया, इसको असेट साइड में बैलेंस शीट के लिखते हैं, बैलेंस शीट
यानी ये भी एक टी पॉइंट समझो, ठीक है। एक होती है आपकी असेट साइड, एक लाइबिलिटी साइड, तो ये कहां पर जाता है बैलेंस शीट के असेट साइड पर ही जाता है, ठीक है। इट इज रिटर्न इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है ना। तो भैया ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाएंगे उसके अंदर ये किसके अंदर आ जाएगा, आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। क्लियर है। अब आ जाता है टर्म परचेजेस। परचेज आपको पता है और परचेज रिटर्न। आपने कोई सामान खरीदा है बेचने के लिए तो वो आपके लिए क्या है, परचेज है। और जब आप उस सामान को वापस कर रहे हो, लेट से एग्जांपल ले लो कि मैंने किसी सामान को खरीदा, ठीक है, मैंने इस पेन को खरीदा है बेचने के लिए, तो जब मैं इस पेन को खरीद कर ला रहा हूं तो ये मेरे लिए परचेज है, ठीक है। और अगर ये सामान खराब निकल गया, ये अच्छा नहीं है, मैं सामान को वापस करके आ रहा हूं तो वो परचेज रिटर्न है, बस इसमें भी कुछ नहीं है। तो जो टर्म है परचेज वो कब यूज करते हैं अकाउंट में, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, ठीक है, विच आर आल्सो टू बी सोल्ड। द टर्म परचेज इंक्लूड बोथ कैश और क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अब देखो, मैं पेन खरीद के लाया, ठीक है, जब मैं पेन खरीद करके ला रहा हूं, किस लिए, सेल करने के लिए ला रहा हूं भाई मेरे। अरे जब मैं पेन को सेल करने के लिए लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, तो ये पेन को मैं क्या कर रहा हूं, पेन जब मैं सेल करने के लिए ला रहा हूं तो पेन को मैं परचेज तो करूंगा ही, वो भी हमारा अकाउंट में आएगा, ठीक है जी। मान लो पेन ना ला करके मैं रॉ मटेरियल लेकर के आया होता, ठीक है, मैं क्या लाया होता, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में पेन की इंक ले ले, ठीक है, ठीक है, प्लास्टिक ले लो जिनसे भी पेन बनेगा, ठीक है, और क्या आता है, रबड़ आ जाती है, वो आगे लगती है ना, ठीक है, और क्या आ जाता है, और भी एटसेट्रा जो भी सामान है। तो ये सब जो रॉ मटेरियल मैं लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, ये रॉ मटेरियल मैं क्यों लेके आ रहा हूं, ताकि मैं इससे एक फिनिश गुड बनाऊं, यानी कि मैं इससे क्या बनाऊं, पेन बनाऊं, और उस पेन को मैं क्या कर सकूं, मार्केट में सेल कर सकूं। तो ये सब जो मैंने रॉ मटेरियल को खरीदा है फिनिश गुड बनाने के लिए, ठीक है, ये भी मेरी किस में आ जाएगा, परचेज में आ जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ है ना, परचेज ऑफ गुड्स, मैं सीधा गुड को लेकर के आया, पेन को लाया, सेल करा, और रॉ मटेरियल, मैंने रॉ मटेरियल भी परचेज करे ताकि मैं उनको क्या कर सकूं, रीसेल कर सकूं, ठीक है, बेच सकूं, ठीक है, क्या बना के, फिनिश प्रोडक्ट बना के। या फिर भैया मैंने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, पेन को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी मैंने खर्चा करा है वो सब मेरे लिए क्या है, वो सॉरी जो भी चीजें मैंने खरीदी है वो सब मेरे लिए क्या है, परचेज है, ठीक है। और ये कैश में भी हो सकती है, क्रेडिट में भी। जैसे मान लो कि भैया ये मैं उधार खरीद लाया तो क्रेडिट है, ये मैं कैश में लाया तो ये कैश परचेज है। गुड्स परचेज फॉर कैश आर टर्म डेट्स, कैश परचेज, गुड्स परचेज फॉर क्रेडिट, ये कौन सी है, क्रेडिट परचेज, ये इजी सी है। परचेज रिटर्न, भैया मैं पेन खरीद के लाया, मैंने इसको वापस कर दिया, मैंने क्या कर दिया, वापस कर दिया, ठीक है। गुड्स परचेज में बी रिटर्न टू द सेलर, किसी भी रीजन से भाई डिफेक्टिव है, ठीक है, मुझे पसंद नहीं आया, मार्केट में बिक नहीं रहा, ठीक है, तो वो क्या है, वो आपके लिए परचेज रिटर्न का पार्ट हो जाता है। किसका पार्ट हो जाता है, परचेज रिटर्न का, ठीक है। तो गुड्स सो रिटर्न आर नोन एज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। अकाउंट में जब क्वेश्चन करेंगे तो बार बार ये आएगा रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड में कई बार मैंने देखा है बच्चे गलत कर देते हैं, फिर उन्हें दोबारा समझाओ, उन्हें दोबारा बताओ, भाई रिटर्न आउटवर्ड ये था, रिटर्न इनवर्ड ये था, याद रखना, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड जब भैया बाहर रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न इनवर्ड जब आपको कोई रिटर्न कर रहा है, सेल उसी की तरह हो जाती है, मतलब रिटर्न इनवर्ड सेल में होता है। तो देखो आप जब सामान को बेच रहे हो वो आपका सेल है। बिजनेस में आप क्या करते हो यार, बिजनेस देखो, अकाउंट क्यों पढ़ रहे हो, अकाउंट में आप रिकॉर्ड ही क्या करते हो, परचेज करा उसको रिकॉर्ड करोगे, सेल करा उसको रिकॉर्ड करोगे। अब दो तरीके के लोग मार्केट में व्यापार कर रहे हैं, कौन, एक जो माल खरीदते हैं सीधा खरीद कर बेच देते हैं, ठीक है, यानी जो गुड्स में डील कर रहे हैं। एक वो लोग मार्केट में व्यापार कर रहे हैं जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उनसे प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे मार्केट में बेचते हैं। तो भैया जब आप खरीद रहे हो तो वो परचेज है बस, और जब आप वापस कर रहे हो वो परचेज रिटर्न है। जब आप मार्केट में बेच रहे हो वो सेल है, और जब आपको कोई वापस कर गया वो सेल रिटर्न है। इसमें कुछ है क्या, नहीं है कुछ भी भैया, ये भी बड़ा इजी है। तो सेल क्या है, जो टर्म सेल होती है वो किससे है, जब भी आप सेल करते हो गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। These goods may purchase for resale और मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंटरप्राइज। कई बार आपने अभी देखो ना,
मैंने पेन खरीदा था किस लिए, रीसेल करने के लिए, तो वो मेरी सेल है। और कई बार क्या होती है, कई एंटरप्राइज खुद ही उसे बनाती हैं और बना करके उसे मार्केट में बेच देती हैं। टर्म में बोथ कैश सेल क्रेडिट सेल। भाई मार्केट में व्यापारी व्यापार करता है ना, तो व्यापारी दोनों चीजों में डील करता है। व्यापारी कहता है कि भाई मैं कैश में भी सेल कर दूंगा और मैं क्रेडिट में भी सेल कर दूंगा, उधार में माल बेच देते हैं, पैसा तो भविष्य में आएगा ही, जाएगा कहां बच के, ठीक है। जब गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश तो उसे कैश परचेज बोलेंगे, और जब गुड्स सोल्ड करेंगे क्रेडिट पे तो उसे गुड्स सोल्ड करेंगे क्रेडिट पे तो उसे क्रेडिट सेल बोलेंगे। मैंने शायद परचेज बोल दिया था, कोई नहीं, सॉरी, ठीक है, नहीं बोला तो भी ठीक है। जब गुड्स सोल्ड करते हैं कैश में तो उसे कैश सेल, और जब गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट में तो उसे कैश सेल, ठीक है। अब गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट में तो उसे क्रेडिट सेल, ठीक है। अब सेल्स रिटर्न, भैया आपको गुड्स किसी ने रिटर्न करके चला गया, मैं पेन बेच रहा था, कोई आया कह रहा भैया ये पेन आप वापस ले लो, बहुत अच्छा चलता है, इसको मैं इस पेन को खरीद के पेपर करने गया था, ठीक है, पेपर चला गया लेकिन ये पेन नहीं चला, तो क्या होगा भैया, वो जो मैंने बेचा था वो मेरे को क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो बस, तो सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर, ठीक है, जिसने आपसे खरीदा था वो आपको रिटर्न करके चला गया तो उसे सेल्स रिटर्न। लेकिन आपकी अकाउंटिंग बड़ी अच्छी है, वो तो क्या देगी, रिटर्न इनवर्ड देगी। आपके पास रिटर्न आ रहा है तो वो रिटर्न इनवर्ड है, आप बाहर रिटर्न कर रहे हो तो वो रिटर्न आउटवर्ड है। अब आ जाता है एक्सपेंस क्या होते हैं। देखो एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब है जो भी कमाना, ठीक है, पैसे कमाने के लिए जो भी आपने खर्चा करा है वो आपका क्या है, एक्सपेंस है। देखो एक बात बताओ, जाहिर सी बात है कि पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, एक्सपेंडिचर एक बड़ी टर्म होती है। एक्सपेंडिचर में खर्चे को कैटेगराइज करा गया है, कैपिटल, रेवेन्यू। एक्सपेंस उसी का एक अंदर का छोटा सा पार्ट है जिसको किसके साथ जोड़ा गया है, रेवेन्यू के साथ ही जोड़ा गया है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ ही जोड़ा गया है। जो आपने खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखे वही खर्चे आपको एक्सपेंस में भी देखने को मिल सकते हैं, यानी एक्सपेंस में वो खर्चे आ जाते हैं जो रेवेन्यू कमाने के लिए किए जाते हैं। समझ में आ गया। अब मान लो कि भाई तुम्हारी कंपनी अगर रेवेन्यू, अभी मैं आगे बात करूंगा रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है ना, तुम्हारी कंपनी को अगर पैसा कमाना है, पैसे कमाने के लिए तुम्हारी कंपनी बहुत सारे खर्चे करेगी, जाहिर सी बात है ना। अगर तुम्हारी कंपनी को पैसा कमाना है बहुत सारे खर्चे करेगी, कंपनी सैलरी भी देगी लोगों को, कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरेगी, तो वो जितने भी खर्चे कंपनी कर रही है पैसे कमाने के लिए वो उस कंपनी के लिए एक्सपेंसेस हैं। बस कंफ्यूज मत होना, बस एक्सपेंडिचर मान के रखना, बड़ी टर्म जिसमें खर्चों को कैटेगराइज कर दिया, कैपिटल, रेवेन्यू, ठीक है। लेकिन एक्सपेंस अंदर उसी का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें यह बताया गया है कि कंपनी ने जो भी रेवेन्यू कमाने के लिए खर्चा किया है, ठीक है, वो उसके लिए एक्सपेंसेस कहलाएगा। बस इतना, इससे ज्यादा इसमें मत दिमाग लगाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बेफालतू का, ठीक है। अगर देखा जाए R.N. एंथनी जी ने एक्सपेंस इज मॉनेटरी मेजर ऑफ इनपुट और रिसोर्सेज कंज्यूम, ठीक है, जितने भी आपने इनपुट को कंज्यूम कर लिया आउटपुट बनाने के लिए, ठीक है ना, और वो इनपुट मॉनेटरी मनी में ही होंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या है, आपके लिए एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। इट इज वैल्यू विच हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, इनकी जो वैल्यू है वो एक ही अकाउंटिंग पीरियड में क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। कैश पेमेंट सच एज सैलरी, वेजेस, रेंट एटसेट्रा, ठीक है, तो ये क्या है, इट इज वैल्यू विच हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब एक बात बताओ, सैलरी आपने दी, ये भी इसी अकाउंटिंग पीरियड में क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू एक्सपायर, मतलब अकाउंटिंग पीरियड में ही आपको इसका फायदा मिलेगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में तो आपको पता ही है फिर, ठीक है। वेजेस है, रेंट है, रिटर्न ऑफ अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड असेट, डेप्रिसिएशन। मान लो कि भैया मेरे बिजनेस में जो मशीन है, ठीक है, मेरे बिजनेस में जो मशीनरी है, क्लियर है, अब मशीनरी का एवरी ईयर डेप्रिसिएशन लग रहा है, क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन। तो भैया ये डेप्रिसिएशन भी मेरे बिजनेस में ना एक मैं खर्चा ही मानता हूं, ठीक है, तो इसको भी मैं क्या मानता हूं, एक्सपेंस मानता हूं। क्या मानता हूं, एक्सपेंस, ठीक है। मान लो कि भैया कोई डेटर था, डेटर जिससे मुझे पैसे लेने थे, अब भैया उससे मुझे लेने थे 100 रुपए, उसने मुझे नहीं दिए 5 रुपए, तो ये 5 रुपए भी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी, मैंने कहीं पर शेयर खरीदे थे 100 रुपए के, अब वो हो गए 90 रुपए के, तो ये जो 10 रुपए है मेरा भैया लॉस होगा ना, ये जो 10 रुपए ये भी देखो एक्सपेंस यानी खर्चा है, ठीक है। ये देखो हर प्रकार का इसमें डेप्रिसिएशन भी क्या हो रहा है, मेरे एक तरीके से इनडायरेक्टली खर्चा तो हो ही रहा है ना।
भैया डेटर है, पैसा नहीं दे रहा, यानी 5 रुपए मेरी जेब से क्या है, पैसा नहीं आ रहा मेरी जेब में। ना आने का मतलब भी क्या है कि पैसा जा ही रहा है मेरी जेब से, ठीक है, तो वो भी मेरे लिए क्या है, खर्चा ही है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का और इसका एग्जाम्पल दे दिया। एन अमाउंट रिटर्न ऑफ करंट असेट, बैड डेब्ट्स, ठीक है, मैंने देखा दे दिया ना एग्जांपल आपको कि डेटर, ठीक है, उसमें से कोई किसी ने पैसे नहीं दिया, बुरा डेटर है, तो वो भी क्या है, एक्सपेंस है। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, इन्वेस्टमेंट, मैंने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करा था, उसकी वैल्यू कम हो गई, तो वो भी क्या है, एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स को बेचने में जितनी भी मेरी कॉस्ट लगी है, ठीक है, सेलिंग से पहले, एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे मेरे भाई, ठीक है, कहां पर दिया था, नहीं दिया, रह गया, हाँ, ठीक है, पॉइंटर को सेल करने के लिए, ठीक है, मेरी कितनी कॉस्ट लग गई, मेरी लग गई खर्चा 16 रुपए, तो ये 16 रुपए क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो ये भी मेरे लिए क्या है, खर्चा, ये भी मेरे लिए एक्सपेंस ही है, ठीक है, तो एक्सपेंसेस में ये सारी चीजें आ जाती हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे मान लो कि भैया एक और एग्जांपल ले लो आप, इजी सा, आप लाइट बनाते हो, ठीक है, लाइट को बनाने में आपकी मार्केट में बिकती है, आती है ना हेवल्स की लाइट 350 रुपए की, लेकिन उसको बनाने में आपका जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 150 रुपए का, तो ये क्या है, ये कॉस्ट है। अब इसमें सारे एक्सपेंसेस आप जोड़ लो, 100 रुपए बनाने का खर्चा, 20 रुपए ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, 10 रुपए टैक्स, सब चीजें आप जोड़ लो, तो जो आप गुड्स बेच रहे हो उसकी जितनी भी आपकी कॉस्ट आई है, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से तैयार करने में, वो भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस वो खर्चे हो जाते हैं, ठीक है, जो कि आप पैसे कमाने के लिए करते हो, रेवेन्यू को कमाने के लिए करते हो। और एक्सपेंसेस वो भी चीजें हैं आपके बिजनेस में कि जो भी आपका पैसा आ नहीं रहा है, ठीक है, पैसा आपका जा ही रहा है, ठीक है, यानी कि वो आपको जाता है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, डेटर ने पैसा नहीं दिया, इन्वेस्टमेंट का रेट कम हो गया आपका, तो ये भी क्या है, ये भी आपके लिए सब चीजें एक एक्सपेंस है। बस इतना याद रखना, एक्सपेंसेस एक छोटा सा पार्ट हो जाता है एक एक्सपेंडिचर का ही, ठीक है, जिसमें वो भी खर्चे आपने देख लिए होंगे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर थे। क्लियर हो गया, तो वो भी इसके अंदर डाल देते, क्योंकि ये इसमें वही खर्चे जो पैसा कमाने के लिए आपको करने पड़ रहे हैं। अब लॉस क्या है, लॉस भैया अगर एक्सपेंस ज्यादा हो जाए रेवेन्यू से, यानी कमाया कम खर्चा कर दिया ज्यादा, कमाया आपने 200 रुपए और खर्चा कर दिया आपने 500 रुपए, भैया वाह कितने अच्छे बिजनेसमैन हो आप, तो आपका क्या हो गया, -300, भैया आप चले गए घाटे में, ये क्या हो गया, आपको लॉस हो गया, ठीक है। इट डिक्रीज द कैपिटल, ठीक है, ऑफ द ओनर, ओनर की कैपिटल भी इसमें कम हो जाती है लॉस में, क्योंकि लॉस हमेशा कैपिटल से माइनस होता है, ठीक है। आप कैपिटल देखोगे मेरे बच्चों, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होगा, ठीक है भाई, और लॉस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, लॉस लॉस, ठीक है, लॉस क्या होगा, माइनस होगा। अभी इतना याद रखना, इट आल्सो इंक्लूड दोज एक्टिविटी विच द फर्म रिसीव नो बेनिफिट, अगर फर्म को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है किसी एक्टिविटी से, तो वो भी फर्म के लिए क्या है, लॉस ही है। एग्जाम्पल जैसे कैश और गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम इवेंट ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, भैया फिक्स्ड एसेट आपने किसी उसको बेचा अपने एसेट को, वो उसकी वैल्यू कम लगी, तो भी आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। कैश और गुड लॉस्ट इन थेफ्ट, ठीक है, आपका भैया थेफ्ट चोरी में भैया कैश भी हो गया, गुड्स भी हो गया, तो भी वो आपके बिजनेस के लिए क्या है, एक तरीके से लॉस ही है, ठीक है। अब रेवेन्यू क्या होता है, इस टर्म को ना एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझा देता हूं कि रेवेन्यू क्या होता है। देखो मान लो कि मैं प्रोडक्ट्स बनाता हूं 3 प्रकार के अपनी कंपनी में, एक्स, वाई और जेड। एक्स के प्रोडक्ट मैंने बनाए 50, वाई के मैंने प्रोडक्ट बनाए हैं 100 और जेड के मैंने प्रोडक्ट बनाए हैं 200, ठीक है। वाई को जो मैंने बेचा, इसकी मैंने जैसे मान लो 10,000 रुपीज के हिसाब से मैंने इसको बेचा है। या फिर एक काम करते हैं, सुनो अभी ना तुम इतना ही छोड़ दो, ठीक है, इसको ना नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा, किसको, आपके रेवेन्यू को, ठीक है। बस हमारा ना, चल जा मेरे भाई, ठीक है, हमारा बस अब रेवेन्यू ही बचा है, बस मैं रेवेन्यू को आपके लास्ट उसमें कवर कर दूंगा, क्योंकि रेवेन्यू और इनकम प्रॉफिट जो है ना, फिर वो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा समझना। तो अभी तक आप इसको इतना ही समझो और इसको ना एक बार बुक से रिवाइज कर लेना। मैं बार बार कहता हूं
कि जो भी लेक्चर आपने देखा उसे बुक से एक बार जरूर रिवाइज करो, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से क्या होता है कि नहीं इतना ज्यादा, सिर्फ वीडियो देखकर अगर आप बैठ जाओगे आप सोचोगे आ गया, नहीं, बुक आप पढ़ोगे तो फिर आपको उसकी गहराई भी पता चलेगी, उसमें आपका डाउट भी निकलेगा, तो वो डाउट आप पूछ भी पाओगे। ऐसा हो सकता है कि कोई वर्ड मैंने यहाँ पे ना लिया हो, वो बुक में आपको दिखे, आपको ना समझ में आए, तो वो डाउट आप आसानी से पूछ पाओगे। नेक्स्ट उसमें ना हम रेवेन्यू, इनकम और जो आपका प्रॉफिट है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे चैप्टर ओवर हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, इजी सा चैप्टर है, वो भी जल्दी हो जाएगा। आज या कल की क्लास में मैं इस चैप्टर को खत्म करने के बाद आपका सेंसस एंड सैंपल मेथड स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दूंगा। सो चैप्टर को देखना है अच्छे से, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बीच में मत छोड़ना। आपको पता है आपको क्या करना है, कोई भी डाउट है तो भैया उसको कमेंट करो, उसको बताओ, मैं उस डाउट का अलग से क्या ले लूंगा, आपकी क्लास ले लूंगा और डाउट क्लास ले लूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को आपको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएं। और आपको पता है कि ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये सारे फ्री लेक्चर है, और आप भी देख रहे हो, मैं चाहूँ तो लेक्चर को ना एक पार्ट में बना दूँ, 1 घंटे में पूरी क्लास, लेकिन नहीं, मैं जानता हूँ कि भाई मैं ऊपर से नहीं पढ़ा सकता, मैं बिल्कुल डीप में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, बिल्कुल डेप्थ में मैं आपको पढ़ाऊंगा और एकदम कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो, बढ़िया से फिट रखो खुद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बच्चों।